चौहान परिवार के आलीशान गार्डन में माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। भृगु ने विनम्रता से मिस्टर चौहान से कहा, मैं अपने गुरु के आदेश से आपका दामाद बनने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। ये कुछ उपहार उन्होंने भेजे हैं। मिस्टर चौहान मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी भी क्या जल्दी थी? उम्मीद करता हूं तुम्हारे गुरु का स्वास्थ्य अच्छा होगा। वो बहुत दयालु है। मुझे अक्सर उनकी याद आती है। भृगु वैसे तो उमा की कठोर बातों से थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने आशा नहीं की थी कि आप उन्हें इतना याद करेंगे। इसी बीच उमा बोल पड़ी, दादाजी, क्या आप वाकई में चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं? मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। उमा ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। मिस्टर चौहान तिलमिलाते हुए बोले, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घर में मेहमान आया हुआ है? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? उमा के इन शब्दों से भृगु को और भी आघात हो गया था। उमा ने कहा, दादाजी, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। देखो ये कैसा फकीर जैसा दिख रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये मेरे लायक है? मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। उमा ने बिल्कुल मुंह फट होकर यह बात कह दी। हालांकि उन्हें उमा की बातें सही लग रही थी, लेकिन फिर भी मिस्टर चौहान दुविधा में पड़ गए। उन्होंने नकली मुस्कुराहट के साथ भृगु से कहा, देखो भृगु, मेरे किए हुए अनुबंध को कई साल हो गए हैं। कई बार इंसान छोटी उम्र में भावनाओं में बहकर कुछ वादे कर देता है। मैं समझता हूं कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। क्या अभी भी ये छोटे मोटे कागज के टुकड़े को आधार बनाकर तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो? तो क्या चौहान परिवार अनुबंध तोड़ना चाहता है? भृगु ने कड़क लहजे में कहा। भृगु की परवरिश के हिसाब से अपने वादे तोड़ना बहुत ही अनुचित बात थी। तभी उमा कह बैठी, क्या तुम्हें यह सब मजाक लगता है? हमारे परिवार की इस शहर में काफी इज्जत है, और ये सब मेरे दादाजी की मेहनत की वजह से हुआ है। तुम्हारे गुरु के हमारे परिवार पर किए हुए एहसान की वजह से तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। एहसान के बदले में शादी का रिश्ता जोड़ना सरासर गलत बात है। तुम मुझसे शादी करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? चौहान साहब ने भी अब उमा को रोकते हुए अपने हाथ जोड़े और भृगु से कहा, देखो, मैं इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकता हूं। भृगु को पिछले कुछ ही लम्हों में उमा से नफरत जैसी होने लगी थी। उसने कहा, मैं पहाड़ों से उतरकर आपके घर इसलिए आया क्योंकि मेरे गुरु का आदेश था, लेकिन आपकी दौलत मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। एक बार फिर उमा भृगु और अपने दादाजी के बीच आकर खड़ी हो गई और कहा, खाने के तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन अकड़ देखो, एक बार पूछ तो लो कि तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। उमा की नजर में भृगु एक बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति था, और जिस तरह के रिश्ते उसके लिए आ रहे थे, भृगु तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। भृगु ने भी अब तंज कसते हुए कहा, मिस्टर चौहान, आपने दुनिया भर की दौलत जमा कर रखी है, लेकिन विचारों से आपका परिवार आज भी बिल्कुल गरीब है, क्योंकि आप अपनी जुबान की कीमत तक नहीं लगा पा रहे हैं। किसी को दिए हुए वचन को तोड़ने के लिए आप चंद पैसों का सहारा ले रहे हैं। उमा ने जवाब दिया, हां तो क्या करें, तुम जैसे जाहिल इंसान से शादी करा दे मेरी। अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूं, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती अपना रिश्ता मेरे पास लेकर आने की। मिस्टर चौहान ने भी अब मामला संभालते हुए कहा, देखो, हम कुछ बहुत गलत नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारे गुरु को अब भी मैं बहुत इज्जत देता हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही संपन्न परिवार का रिश्ता उमा के लिए आया था। उस परिवार से उमा की शादी हो जाने के बाद चौहान परिवार का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा, और वो भी खुश रहेगी। क्या हम एक अनुबंध की वजह से उस रिश्ते को मना कर दें? क्या ये उचित होगा? शहर में आने के बाद भृगु का दिन काफी बुरा चल रहा था। हालांकि उसे 10,000 रुपए मिल गए थे, लेकिन उसके सीने में शहरवासियों के लिए क्रोध भी भरता जा रहा था। दर्द भरी आंखों के साथ मुस्कुराते हुए अब वो बोला, अगर ऐसा है तो इस अनुबंध की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए भृगु ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वहां से जाने लगा। पर उमा ने उसे रोका और कहा, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जो कचरा तुमने किया है ना, उसे उठाकर ले जाओ, नहीं तो यहां से जा नहीं पाओगे। भृगु ने अब अपने गुस्से को ललकारते हुए कहा, और अगर मैं ना उठाऊं तो? तुम्हारी अकड़ देख के लगता है
तुम्हारा कारोबार और साम्राज्य अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। भृगु ने दो टूक जवाब दिया। यह सुनकर उमा गुस्से से तिलमिला गई और चिल्लाते हुए वहां मौजूद सेवकों से बोली, तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये इतना कुछ बोल गया और अभी भी जिंदा खड़ा है। 6-7 लंबे चौड़े आदमी भृगु की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़े। मिस्टर चौहान खामोशी से ये सब नजारा देख रहे थे। भृगु भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि यह लड़ाई आगे बढ़ पाती, चौहान फैमिली के मुख्य दरवाजे पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आकर रुक गई। गाड़ी में से काला कोट, काला चश्मा पहने हुए आदमी उतरा, जिसके मुंह में सिगार था। ये कोई और नहीं, राठौड़ साहब थे। उनको देखकर मिस्टर चौहान चौंक गए। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन राठौड़ साहब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा भृगु की तरफ गए और कहने लगे, मेरी माताजी हद से ज्यादा बीमार है। वो लगभग मरने की हालत में है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी कुछ मदद कर सके। भृगु ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप कार की तरफ चल दिया। लेकिन चौहान फैमिली के द्वारा किए गए अपमान से उसके दिल और दिमाग में हलचल मच गई थी। वो बस यही सोच रहा था कि अगर उमा से उसकी शादी हो जाती तो क्या होता। भृगु ने पिछले कुछ दिनों में अपनी शादी और होने वाले परिवार के कई सपने देख लिए थे। पहाड़ों से बहुत से साधु उसकी शादी में आते, उन्हें आशीर्वाद देते, सब बहुत खुश होते। लेकिन उसे इस तरीके से ठुकराए जाने की उम्मीद कतई नहीं थी। वही चौहान साहब भी भृगु को राठौड़ साहब की कार में बैठता हुआ देखकर बहुत चिंतित थे। राठौड़ साहब की फैमिली शहर की सबसे शक्तिशाली फैमिली थी। वो एक राजा हैं, उनके सामने कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकता है। लेकिन ये जंगलों से आया भृगु इतना प्रभावशाली था कि खुद राठौड़ साहब उसके लिए आ गए थे। मिस्टर चौहान को यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। जब राठौड़ साहब चले गए तो उमा ने अपने सेवकों से कहा, इसको याद रखना, ये कभी भी हमारे आसपास नहीं नजर आना चाहिए। ये सुनते ही चौहान साहब ने उमा को यूं गुस्से और निराशा से देखा जैसे आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उमा को भी ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो किसी ने। दादाजी, चौहान साहब ने गुस्से में उसे काटते हुए कहा, आज मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें जितना समझदार मानता था उतनी समझदार तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें पता भी है राठौड़ फैमिली कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। इस शहर क्या, देश की बड़ी से बड़ी फैमिली भी चौहान परिवार से आंखें नहीं मिला सकती है। यह जवान लड़का कोई ऐसा वैसा फकीर नहीं था, क्योंकि उस इंसान में इतनी ताकत तो थी कि उसने राठौड़ साहब को यहां तक बुलवा लिया था। अगर उसने अपना मुंह खोला तो हमारे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा कहते कहते चौहान साहब आत्मग्लानि से भर गए और उमा की तरफ नफरत से देखने लगे। अगर उमा भृगु से शादी कर लेती तो राठौड़ फैमिली से रिश्ता जुड़ा रहता। ये सब देखकर उमा को भृगु पर और भी गुस्सा आया। वही उखड़े हुए मन से भृगु ने इस बात को मानने की कोशिश करी कि वो अपने गुरु से किया हुआ वादा नहीं निभा पाएगा और ना ही वो अपना खुद का परिवार शुरू कर पाएगा। परिवार को याद करते ही भृगु के सीने में फिर से वही तेज दर्द हुआ जो सुबह अपनी दादी को याद करके उसने महसूस किया था। यह दर्द किसी हार्ट अटैक की तरह था, लेकिन भृगु जानता था यह घातक नहीं था, बल्कि यह दर्द से उठने वाला एक सैलाब था। लेकिन यह दर्द बार बार उसे क्यों हो रहा था, इसे वो अभी तक नहीं समझ पाया था। जल्द ही भृगु राठौड़ साहब के साथ राजघराने में पहुंचा और डॉक्टर साहू ने भृगु से कहा कि आप बिल्कुल सही थे। भृगु ने विनम्रता से कहा, जब आप 7 स्टार नीडल तकनीक का अभ्यास करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि हर एक सुई बिल्कुल सटीक एक्यूप्रेशर बिंदु पर होनी चाहिए। वैसे इस कमरे का माहौल काफी गंभीर था और राजकुमारी दिया की आंखें भी नम थी, लेकिन भृगु को देखकर सब में थोड़ी उम्मीद जग गई थी। जल्द ही भृगु ने दादी सा के शरीर पर लगी सुइयों की स्थितियों में कुछ फेरबदल किया। साथ ही सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। राठौड़ साहब ने भृगु से पूछा, क्या मेरी मां ठीक हो जाएंगी? भृगु ने कहा, हो जाएंगी, ठीक हो गई हैं, इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा। साथ ही बिना रुके उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना मंगवा दीजिए। भृगु की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। अब डॉक्टर साहू ने भी दादी सा के करीब जाकर देखा। जब उन्होंने इलाज किया था तो दादी सा की स्थिति लगभग मरने जैसी हो गई थी और उनका शरीर अकड़ गया था, पर अब तो ये बिल्कुल आराम से सांस ले रही है। राजकुमारी दिया ने भृगु से कहा,
मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूं। अगर आप ना होते तो आज हमारी दादी साहब हमारे बीच ना होती। भृगु ने राजकुमारी दिया के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू। भृगु जब से इस शहर में आया था, नई भाषा और नए वाक्य सीख रहा था। इसी बीच डॉक्टर साहू ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे आप तो इतनी कम उम्र में ही बहुत विद्वान बन गए हैं। ये बताइए, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? भृगु ने कहा, सर आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? और वैसे भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उम्र नहीं, योग्यता मायने रखती है। राठौड़ साहब ने अब भृगु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह बात तो किसी भी क्षेत्र के लिए सही है। डॉक्टर साहू ने कहा, अब आप बात को टाल रहे हैं। भृगु ने भोले अंदाज में कहा, ठीक है, मैं आपको ये 7 स्टार नीडल तकनीक फिर से बताऊंगा, लेकिन बदले में आपसे बहुत कुछ और चीजें सीखूंगा। डॉक्टर साहू मुस्कुरा दिए और बोले, मंजूर है। बातों ही बातों में खाना बनकर तैयार हो गया और भृगु ने जमकर भोजन किया। भृगु हाथ और उंगलियों को चाटकर यूं खाने का आनंद ले रहा था कि उसे देख के सभी को खुशी महसूस हो रही थी। भोजन के बाद भृगु के सामने एक बड़ा सा सूटकेस रख दिया गया। जब सूटकेस को खोलकर भृगु ने देखा तो पाया कि वो पूरा पैसे से भरा हुआ था। भृगु ने इतने पैसों की उम्मीद भी जिंदगी में कभी नहीं की थी और ना ही उसे इतने पैसों की जरूरत थी। राठौर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये रुपए अपने पास ही रखिए। मैं ये नहीं ले सकता। आपकी मां ठीक हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। राठौड़ साहब भृगु की इस बात से और भी ज्यादा प्रभावित हुए और कहा, अगर आप पैसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको राज परिवार का सुप्रीम कार्ड देता हूं। राठौड़ साहब की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि राज परिवार का सुप्रीम कार्ड कोई आम भेंट नहीं थी। सुप्रीम कार्ड में ऐसी क्या ताकत थी कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड